हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम ये जो टॉपिक दिया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोग इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक अंडरस्टैंड करा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, जिसमें हमने अंडरस्टैंड करा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करेंगे, सो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन लाइज इन द बॉडी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हमने समझा। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रेसिडेंट के साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इसके बारे में हमने अंडरस्टैंड करा। स्टेट लेवल पर क्या होता है? गवर्नर होते हैं, उसके बाद चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड चीफ मिनिस्टर का भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ये सारी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड करी थी। एंड साथ ही साथ प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच किया जाता है, ये सारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने ली एग्जीक्यूटिव के बारे में। इस वाले टॉपिक में हम और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिरकार रियलिटी में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में रहती है और कौन रियलिटी में एग्जीक्यूटिव पावर्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बॉक्स पर बाद में आएंगे। पहले हम लोग ये वाला फर्स्ट ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इसको समझने के बाद वो जो पैराग्राफ है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये बोल रहा है दैट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये चीज़ हमने देख ली है कि प्रेसिडेंट क्या है? फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, इन द फॉर्मल सेंस द प्रेसिडेंट हैज़ वाइड रेंजिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम दीज पावर्स आर इन रियलिटी यूज्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमने ये चीज़ समझ ली कि जब हम फॉर्मल की बात करेंगे, रियल नहीं, फॉर्मल की जब हम बात करेंगे, तो फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है? फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट तो है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। लेकिन रियलिटी में प्रेसिडेंट के पास जितनी भी पावर है उसको प्रेसिडेंट कब यूज़ करते हैं? तो कह रहा है कि इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ये जो पावर रियलिटी में प्रेसिडेंट के हाथ में है, रियलिटी में प्रेसिडेंट उनको केवल और केवल ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी पावर है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशरी पावर भी है, इमरजेंसी की पावर भी है। सारी पावर है प्रेसिडेंट के हाथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों ने समझ लिया। तो पावर्स तो उनके हाथ में है, लेकिन पावर ये रियलिटी में कब यूज़ करेंगे प्रेसिडेंट? तब यूज़ करेंगे जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे कि आपको हम एडवाइस कर रहे हैं और आप अपनी पावर्स को इस तरीके से यूज़ करो। मतलब कहने का क्या है? पावर दे दी गई है लेकिन यूज़ करने की पावर नहीं है। यूज़ करने की पावर कब आएगी? जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे, तभी वो अपनी पावर को उनके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि भले ही हम ये कह दें कि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर है, बट रियलिटी में प्रेसिडेंट उनकी पावर, अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? जब उनको एडवाइस मिलेगी। और वो एडवाइस कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर देंगे। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब उनको एडवाइस देंगे, तब जा करके वो अपनी पावर को यूज़ करेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल सी बात समझ ली। और क्या दिया हुआ है? देखो, एग्जीक्यूटिव पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट, इंडिया में कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है ना, इंडिया में कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, कोई भी चीज़ डिसाइड करी जाती है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर के डिसाइड करते हैं। लेकिन किसके नाम पर करी जाता है वो काम? जब भी नाम की बात आएगी ना, तो नाम हमेशा होगा प्रेसिडेंट का, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर दिया है कि ये सारा काम इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट की। दूसरी आती है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या है यहाँ पर? संसद को कब बुलाना है, पार्लियामेंट का सेशन कब रखवाना है, तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा डिसाइड? ये प्रेसिडेंट क्या करते हैं? पार्लियामेंट को कॉल करते हैं, पार्लियामेंट के सेशन को बुलाते हैं। ठीक है, तो ये भी किसके एडवाइस पर होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जा करके बताते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रेसिडेंट फिर पार्लियामेंट को कॉल करते हैं, पार्लियामेंट का सेशन रखा जाता है। थर्ड पावर क्या है? जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, ये सारी पावर्स होती है। सिमिलरली इमरजेंसी पावर है, तो इमरजेंसी भी हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी है। जैसे अभी रिसेंटली एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्या हुआ है? अभी रिसेंटली मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है, जो कि वन ऑफ द टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है। ठीक है, तो जब मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो प्रेसिडेंट रूल का मतलब क्या हुआ? प्रेसिडेंट को किसने बोला मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए? तो प्रेसिडेंट को एडवाइस किया गया है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। तब जाकर के क्या हुआ? मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लग गया है। वहाँ से जो सरकार है, जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो हट गए हैं। अब मणिपुर में किसका ऑर्डर चलेगा? तो प्रेसिडेंट का ऑर्डर चलेगा।
समझ रहे हो? लेकिन प्रेसिडेंट अपने आप नहीं कर सकते चीज़ें, प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज़ तो करेंगे लेकिन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर होगी बात? आई होप समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। तो क्या बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके पास क्या होती है? लोकसभा में मेजॉरिटी होती है। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? अराउंड 273 सीट्स के आसपास उनके पास होती है, मेजॉरिटी होती है, एंड वही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि रियल पावर किसके हाथ में होती है? रियल पावर होती है इन्हीं के हाथ में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। समझ में आ गया? ये रियल एग्जीक्यूटिव है। इसलिए प्रेसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं या फिर नॉमिनल हेड कहते हैं। नॉमिनल का मतलब क्या हो गया? नाम मात्र के हेड हो गए हैं। समझ में आ गया? क्लियर होगी बात? और इसीलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होती है उनको माननी पड़ती है। यहाँ तक समझ में आ गई? सिंपल सी बात थी। अब हम लोग इस वाले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। इस वाले पैराग्राफ में भी यही बार बार बात बोली गई है कि रियल पावर किसके हाथ में है। प्रेसिडेंट अपनी पावर को जब इस्तेमाल करेंगे तो किसकी एडवाइस के बेसिस पर करेंगे? तो वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। यही बात यहाँ पर भी रिपीट करी गई है। बस थोड़ा सा आर्टिकल को हम लोग रीड करेंगे, उसको समझेंगे, और ये वाला जो पैराग्राफ दिया गया है उसको समझेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 74(1) क्या कह रहा है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in exercise of his function act in accordance with such advice। सेम बात बोली गई है यहाँ पर कि क्या होगा? प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करेंगे प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के हेड करेंगे, मंत्री परिषद का हेड होगा प्रधानमंत्री। वो क्या करेंगे? वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे, और प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस को उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली करेंगे। प्रेसिडेंट अपने काम को, प्रेसिडेंट अपने फंक्शन को प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली करेंगे। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई है ना? वही बात यहाँ पर बोली गई है जो अभी जस्ट हमने पढ़ी। और क्या दिया हुआ है? प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। पढ़ने के बाद तो यार समझ में कुछ आया नहीं होगा, है ना? तो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, बिल्कुल मानती हूँ उस चीज़ को, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एक एडवाइस दी कि भाई देखो हम चाहते हैं प्रेसिडेंट जी आप ये एडवाइस को मान लो और इसके अकॉर्डिंगली जो हमने आपको बोला है वैसा कर दो, ठीक है? तो जब एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है तो एक कंडीशन है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है? रिकंसिडर का मतलब क्या हो गया? रिकंसिडर का मतलब ये हो गया कि जब प्रेसिडेंट को लगता है कि जो मुझे बोला जा रहा है वो ऑर्डर ठीक नहीं है, वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो या कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, तो एक ऑप्शन उनके पास ये रहता है कि जो एडवाइस दी जा रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनको करने के लिए कह रहा है, वो उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। क्या कर सकते हैं? उस एडवाइस को दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं, और इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? रिकंसिडरेशन। बोलेंगे कि भाई देखो मैंने एडवाइस तुम्हें वापस भेज दी है, आप दोबारा से सोच लो इस चीज़ पर, ठीक है? दोबारा से सोच लो, और रिकंसिडरेशन का ऑप्शन इसलिए उनके पास है। लेकिन अगर सपोज एडवाइस भेज दी, रिकंसिडर करने के लिए भेज दिया उस एडवाइस को, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करेंगे? शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि प्रेसिडेंट अब क्या करेंगे? प्रेसिडेंट जो एडवाइस उनको दोबारा से आई है, दोबारा से वापस रिकंसिडर होने के बाद जो एडवाइस आई है उसको मानना ही पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है? ये सिंपल सी बात है। तो मैं अगर दोबारा से समझाऊं तो ये है कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई एडवाइस आती है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसको रिकंसिडर करने के लिए बोल देंगे।
ठीक है। रिकंसिडरेशन करने के बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वापस चली जाएगी और उनको बोला जाएगा कि आप दोबारा से एक बार देख लो, ये जो एडवाइस आप दे रहे हो या फिर ये जो बिल आप लेकर के आ रहे हो उसको एक बार दोबारा से देख लो, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर वो एडवाइस रिकंसिडर करने के बाद दोबारा से क्या करेगा, दोबारा से उसी चीज़ को प्रेसिडेंट के पास जब भेजता है ना, तो फिर अब प्रेसिडेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार उनको बोल सकते हैं रिकंसिडर करने के लिए, दूसरी बार नहीं बोल सकते। अब जो उनके पास वापस एडवाइस आ गई है उसी एडवाइस को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, तो उसको टेंडर करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, दे शैल एक्ट का मतलब है उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा, उस एडवाइस को मानना पड़ेगा जो दोबारा से वापस आ गई है। समझ में आ गया। तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर बोली गई है। और क्या दिया हुआ है, Do you know what the word shall means here? It indicates that the advice is binding on the president. तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर अगर हम एक शब्द देखें तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है वो क्या है, शैल। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। शैल कहाँ पर है, दो जगह पर है। हाँ, शैल दो जगह पर शब्द यूज़ किया गया है। पहला यहाँ पर है और दूसरा क्या है, यहाँ पर है। अच्छा, अब रीड करते हैं। सो डू यू नो व्हाट द वर्ड शैल मीन्स हियर? इट इंडिकेट्स दैट द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो शैल का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम शैल कह रहे हैं ना, तो शैल का मतलब है कि जो एडवाइस मिली है, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रहा है वो क्या होगी, बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से बाध्य होगी। बाध्य का मतलब क्या होता है, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग होगी ना कोई चीज़, बाइंडिंग अगर हो गई तो उसमें क्या होगा, उस चीज़ को मानना ही पड़ता है फिर। ठीक है। इसके अलावा इन द व्यू ऑफ द कंट्रोवर्सी अबाउट द स्कोप ऑफ द प्रेसिडेंट्स पावर, अ स्पेसिफिक मेंशन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एन अमेंडमेंट दैट द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो क्या कह रहा है यहाँ पर एक चीज़ समझो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया था, 1976 इंदिरा गांधी के टेन्योर में किया गया था। उसमें क्या हुआ, जब हमने ये अमेंडमेंट किया तो हमने क्या कहा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए ये बोला कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है ना, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य होगी। प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य होगी, यानी कि उसको मानना ही पड़ेगा। वो एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको कह रहा है कि आपको ये करना है तो वो करना ही पड़ेगा। ये चीज़ कब करी गई, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के ज़रिए करी गई। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इंदिरा गांधी के टेन्योर में प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी जा रही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो क्या कर दी गई, बाइंडिंग बना दी गई। ठीक है, बाध्य बना दिया गया कि प्रेसिडेंट आपको मानना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गई। और क्या दिया हुआ है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। बाय अनदर अमेंडमेंट मेड लेटर इट वॉज डिसाइडेड that the president can ask the council of minister to reconsider its advice but has to accept the reconsidered advice of council of minister। एक और अमेंडमेंट आया, तो एक और अमेंडमेंट क्या हुआ, 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो अभी हमने डिस्कस करा वो तो आ गया था। ठीक है, वो तो आ गया था। इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट भी किया गया। जनता पार्टी की सरकार आई। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आई इंदिरा गांधी के बाद। 44th अमेंडमेंट एक्ट जब किया गया तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक चीज़ ये बोली कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं। एंड एक बार रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल दिया तो फिर दोबारा से जो एडवाइस रिकंसिडर होने के बाद प्रेसिडेंट के पास फिर से आएगी, उसको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जो रिकंसिडर एडवाइस आई है उसको मानना ही पड़ेगा। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक ही बार ऑप्शन है कि अगर एक बार आपको लग रहा है चीज़ें गलत है तो आप रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वो चीज़ भेज सकते हो दोबारा से। ठीक है, तो एक बार भेज सकते हो, लेकिन अगर वही सेम टू सेम एडवाइस दोबारा आ गई आपके पास तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही बार रिकंसिडरेशन का ऑप्शन आपके पास होता है। ठीक है, जो बात अभी यहाँ पर 2 पैराग्राफ्स में डिस्कस करी है वही सेम टू सेम बात यहाँ पर इन लोगों ने रिपीट करी है। बस हम लोगों ने थोड़ा सा और जानकारी समझ ली 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एंड 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या प्रोविजंस होते हैं। तो अभी एट प्रेजेंट अगर मैं समराइज़ करूँ तो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अभी एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है, आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट के पास एक बार ऑप्शन है कि वो एडवाइस को दोबारा से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कि आप एक बार दोबारा देख लो,
रिकन्सिडर कर लो। लेकिन वो रिकन्सिडर्ड एडवाइस अगर दोबारा से वापस आ गई है, ठीक है, अगर रिकन्सिडर होने के बाद एक और वही सेम टू सेम एडवाइस आ गई है, तो अब वो चीज़ क्या है, अभी भी वो बाइंडिंग है, अब वो मानना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट के ऊपर क्या हो जाएगी वो चीज़ हो जाएगी बाइंडिंग, यानी कि बाध्य हो जाएगी। अब उस चीज़ को मानना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट को। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग ले ली कि किस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कहने के लिए तो पावर है, फॉर्मली प्रेसिडेंट है, ठीक है, फॉर्मली क्या है, प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन रियलिटी में पावर किसके हाथ में है? रियलिटी में पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, क्योंकि जैसा वो बोलेंगे ना उसको वैसा ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा। और क्या बोला जा रहा है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कुछ बोल रहे हैं, तो एक बार रीड कर लेंगे और थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए डिस्कस कर लेंगे। We did not give him any real power, but we have made his position one of the authority and one of the dignity. And of dignity. The Constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead, but a head that neither reigns nor governs. It wants to create a great figurehead. ठीक है, तो लगभग जो हमने बात करी वही सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर बोली गई है। उन्होंने क्या बोला, सिंपल शब्दों में उन्होंने ये बात बोली है कि हम नहीं चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट को हम कोई रियल पावर दे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रेसिडेंट को ठीक है, रियल पावर नहीं देना चाहते थे, बट हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट को बनाया, प्रेसिडेंट की जो पोजीशन रखी है वो एक अथॉरिटी वाली रखी है। ठीक है, अथॉरिटी वाली रखी है का मतलब क्या है कि उनके पास पावर तो है बट रियल में पावर नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी वाली रखी है और साथ ही साथ डिग्निटी वाली रखी है। डिग्निटी का मतलब कि प्रेसिडेंट जो भी बनेगा वो क्या है, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल पोजीशन होता है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल पोजीशन होती है। पहली चीज़ तो ये, इसकी वजह से भी उस पोस्ट में डिग्निटी है, उस पोस्ट की एक गरिमा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, डिग्निटी और कैसे है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना वो क्या है, वो सिंबल है। वो क्या है, सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का है, सिंबल ऑफ द इंडियन स्टेट। जब हम इंडियन स्टेट की बात करेंगे तो इंडिया को एक तरीके से अगर जब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इंडिया को एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वो सिंबल है इंडियन स्टेट के। ठीक है, तो इसीलिए भी क्या है, इसीलिए भी प्रेसिडेंट की पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा एक इंडिया जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा गरिमापूर्ण पोजीशन हो जाती है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करती है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया। क्या रिप्रेजेंट करती है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ रिप्रेजेंट करी जाती है सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत एक संप्रभु कंट्री है। भारत क्या है, एक संप्रभु कंट्री है। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, तो सोवरेनिटी को भी कौन रिप्रेजेंट करता है, भारत की सोवरेनिटी को भी रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के द्वारा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि जो हमारी पोस्ट है, प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, अथॉरिटी वाली भी है और साथ ही साथ में डिग्निटी वाली भी है। और क्या बोला जाता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंट को रियल एग्जीक्यूटिव नहीं बनाना चाह रहा था। ठीक है, और ऐसा हम नहीं चाह रहे थे कि वो रूल करे या फिर गवर्न करे। ठीक है, हम नहीं चाह रहे थे कि वो रियलिटी में रूल करे या रियलिटी में गवर्न करे, इसलिए हम लोगों ने पावर तो दी लेकिन रियलिटी में पावर नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल कंक्लूजन वही चीज़ निकली कि पावर तो है, अथॉरिटी भी है और डिग्निटी भी है। कहने के लिए सारी पावर एग्जीक्यूटिव की जब हम बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, बट वो पावर रियलिटी में कब यूज़ करेंगे, वो रियलिटी में तभी यूज़ करेंगे जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। आई होप चीज़ें क्लियर होगी। समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। और इस तरीके से हमने ये छोटा सा टॉपिक कर लिया है कंप्लीट। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक अच्छे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को और समझेंगे, जो कि है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।